जय हिंद दोस्तों। 18 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा में एक देश एक चुनाव के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल पेश किया गया है? आंसर हो जाएगा 129 बार। तो दोस्तों 17 दिसंबर 2024 को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा लोकसभा में एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 129 बार संविधान संशोधन बिल पेश किया गया है। आपको याद रखना होगा कि अभी केवल बिल पेश किया गया है लोकसभा में, अब इस पर चर्चा की जाएगी, फिर राज्यसभा में चर्चा की जाएगी, फिर इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, फिर इसके बाद ये कानून बनेगा। अभी केवल बिल पेश किया गया है। और दोस्तों आपको याद रखना होगा कि जो वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष हैं, जो कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने ये कहा है कि आने वाले 2029 या 2034 तक भारत में एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। अब हम समझते हैं वन नेशन वन इलेक्शन को। तो वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये है कि इसमें लोकसभा और जो राज्यों की विधानसभा के चुनाव हैं वो एक साथ कराए जाएंगे। अभी आप देखते हैं कि लगभग 1-2 महीने में किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं, तो अब सरकार ये चाह रही है कि एक साथ चुनाव हो, यानी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हों। तो ऐसा संभव हो सकता है 2029 तक या 2034 तक। मार्च 2024 में वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष थे रामनाथ कोविंद जी, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंपी थी। और ये जो रिपोर्ट थी वो 8626 पन्नों की रिपोर्ट थी। 2 सितंबर 2023 को इस पैनल का गठन किया गया था और इसको रिपोर्ट तैयार करने में 191 दिनों का समय लगा था। फिर इस समिति ने अपनी रिपोर्ट को सौंपा था राष्ट्रपति जी को। दोस्तों जो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पैनल बनाया गया था, यानी जो समिति बनाई गई थी, उसमें कौन कौन है? तो अध्यक्ष हैं इसके रामनाथ कोविंद जी, जो कि हमारे देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। अमित शाह जी हैं, जो कि होम मिनिस्टर हैं। इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी भी इसमें शामिल थे, लेकिन ये इस पैनल में शामिल तो थे, लेकिन इन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया था। गुलाम नबी आज़ाद जी शामिल थे, जो कि राज्यसभा के एमपी रह चुके हैं। इसके अलावा सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे, संजय कोठारी और एन.के. सिंह, तो ये इसके मेंबर रहे हैं। दोस्तों ये जो पैनल गठित किया था, इसने 7 देशों की चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन किया है, जिसमें साउथ अफ्रीका है, स्वीडन है, बेल्जियम, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस। तो यहाँ की चुनाव प्रक्रिया को समझा है इस पैनल ने। आज़ादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुआ करते थे। यानी कि जब हमारे देश में चुनाव शुरू हुए हैं आज़ादी के बाद, तो वो एक साथ ही चुनाव होते थे। लेकिन यह प्रक्रिया 1967 तक रही है। फिर इसके बाद 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग हो गई। तो इसके बाद से ये पूरी प्रक्रिया बिगड़ गई और फिर अलग अलग चुनाव होने लगे। दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में बदलाव किया जाएगा, इसको भी समझ लेते हैं। तो अनुच्छेद 83 में बदलाव किया जाएगा, जिसमें संसद के सदनों की अवधि बताई गई है। अनुच्छेद 85 में बदलाव किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग करना बताया गया है। अनुच्छेद 172 में बदलाव किया जाएगा, जिसमें राज्य के विधानमंडलों की अवधि बताई गई है। अनुच्छेद 174 में भी बदलाव किया जाएगा, जिसमें राज्य विधानमंडलों का विघटन बताया गया है। अनुच्छेद 356 में भी बदलाव किया जाएगा, जिसमें राज्यों में राष्ट्रपति शासन का वर्णन किया गया है। तो ये सारे फैक्ट आप नोट कर लें। दोस्तों जो साउथ अफ्रीका, स्वीडन और ब्रिटेन है, यहाँ पर अभी वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया है, यानी कि एक साथ ही चुनाव होते हैं। दोस्तों आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो जैसे ही आप ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे, आपको हर महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है भोपाल में। तो दोस्तों 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आयोजित किया जा रहा है मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में। इसका उद्घाटन किसने किया है? मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव ने। इस मेले का आयोजन 17 से 23 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा और इसमें श्रीलंका, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि शामिल होंगे। दोस्तों इस मेले में
जो वन क्षेत्र से जुड़े हुए संग्राहक हैं और इसके अलावा प्रोड्यूसर हैं, व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, वैज्ञानिक हैं, ये सभी एक साथ आएंगे और चर्चा करेंगे। 2024 की थीम क्या है? लघु वनोपज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण। मेले की बात हुई है तो भारत के कुछ प्रमुख मेले एक बार रिवाइज करते हैं। तो रेणुका जी मेला सिरमौर हिमाचल प्रदेश में लगता है। नौचंदी मेला मेरठ उत्तर प्रदेश में। सिद्धपीठ शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। दादरी मेला बलिया उत्तर प्रदेश में। सालासर मेला सालासर राजस्थान में लगता है। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा में। मनसा देवी मेला पंचकुला हरियाणा में। सूर्य ग्रहण मेला कुरुक्षेत्र हरियाणा में। श्रावणी मेला देवघर झारखंड में। और हरेला मेला भीमताल उत्तराखंड में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2025 में भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री यात्रा शुरू करेगा? आंसर हो जाएगा रूस। तो दोस्तों, रूस 2025 में भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री यात्रा शुरू करने वाला है। इसके लिए अभी हाल ही में भारत और रूस के बीच समझौता हुआ है और इस समझौते पर सहमति बनी है। इसका उद्देश्य है वीजा फ्री समूह पर्यटक आदान प्रदान शुरू करना, यानी कि जब वीजा फ्री यात्रा होगी तो पर्यटक भी ज़्यादा से ज़्यादा रूस की यात्रा करेंगे। यानी जिन लोगों के पास भारतीय पासपोर्ट है वो 62 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। रूस की बात हुई है तो रूस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो INS तुसील को अभी हाल ही में रूस ने बनाया है और INS तुसील को अभी हाल ही में इंडियन नेवी में भी शामिल किया गया है। भारतीय नौसैनिकों ने 28 जुलाई को रूस के 328वीं नेवी डे परेड में हिस्सा लिया था। भारत और रूस ने वर्ष 2030 तक व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया गया है। भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा प्रतिबंधित टेक्नोलॉजी सप्लायर बना है। ये सारे फैक्ट आप नोट करते जाएं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन रूस के कजान शहर में हुआ है। भारत ने विनय कुमार को रूस के लिए अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है, यानी कि रूस में भारत के एम्बेसडर कौन है? विनय कुमार। ईरान ने रूस की मदद से पार्स फर्स्ट उपग्रह अभी हाल ही में लॉन्च किया है। रूस ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। ओमान की खाड़ी में चाइना, ईरान और रूस ने एक संयुक्त नौसेना अभ्यास किया है जिसका नाम है सुरक्षा बेल्ट 2024। विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में रूस पहले स्थान पर रहा है। लूना 25 मिशन रूस ने चंद्रमा के लिए भेजा था, लेकिन यह एक असफल मिशन रहा है। रूस की बात हुई है तो दोस्तों, रूस की राजधानी है मॉस्को। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन। करेंसी है यहाँ की रूबल और रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली योग नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो दोस्तों, उत्तराखंड के CM है पुष्कर सिंह धामी। तो उनके द्वारा अभी हाल ही में योग नीति की घोषणा की गई है। इस योग नीति का उद्देश्य है स्वास्थ्य क्रांति लाना। इस पहल के अंतर्गत आयुष ग्राम स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा आयुष टेली कंसल्टेशन की सुविधा होगी। 50 योग केंद्र स्थापित किए जाएंगे और वैश्विक स्तर पर पारंपरिक जड़ी बूटियों को बढ़ावा दिया जाएगा। आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। 2024 की थीम क्या रही है? स्वयं और समाज के लिए योग। ये थीम भी आप नोट कर लें। उत्तराखंड की बात हुई है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जौल जीवी मेला अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा उत्तराखंड के लिए $200 मिलियन के ऋण को अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है। दोस्तों, उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी। 38वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। 8वां भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है काजिंद 2024, यह उत्तराखंड के औली में आयोजित किया गया है। उत्तराखंड ने संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम अभी हाल ही में लागू किया है। उत्तराखंड ने देहरादून में अपनी पहली वर्ल्ड गैलरी खोली है। उत्तराखंड के थानो गांव में देश के पहले लेखक गांव का लोकार्पण किया गया है। स्वतंत्रता के बाद UCC लागू करने वाला पहला स्टेट कौन है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी और यह उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था।
राजधानी इसकी देहरादून है। सीएम है पुष्कर सिंह धामी जो कि बीजेपी से संबंधित हैं। राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। विधानसभा की 70, राज्यसभा की 3 और लोकसभा की यहाँ पर 5 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता लागू की है, यानी कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया है? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, तो ब्रिटेन के द्वारा ऑनलाइन सुरक्षा के लिए ये कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया गया है। अगर कोई कंपनी या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन नियमों को नहीं मानेगा तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा, और ये जुर्माना होगा दोस्तों 18 मिलियन पाउंड का। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो ब्रिटेन अभी हिंद प्रशांत ब्लॉक में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बना है। दूसरा, भारत यूनाइटेड किंगडम 2+2 विदेश और रक्षा संवाद नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ब्रिटेन ने कोयले से बिजली का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप को मॉरिशस को सौंप दिया है। चीन को पीछे छोड़कर के ब्रिटेन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है। भारत में ब्रिटेन की पहली महिला हाई कमिश्नर कौन बनी है? लिंडी कैमरून। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन की बात करें तो यह पश्चिमी यूरोप में स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं तो याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड शामिल है। राजधानी है इसकी लंदन। प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर और यहाँ के सम्राट हैं चार्ल्स तृतीय। अगला क्वेश्चन है, माउंट सेमेरू ज्वालामुखी किस देश में है जिसमें विस्फोट हुआ है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया का जो जावा प्रांत है वहाँ स्थित है माउंट सेमेरू, तो उसमें अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है। इसकी राख आसपास के 1000 मीटर तक फैल चुकी है। दोस्तों, माउंट सेमेरू की बात करें तो यह एक एक्टिव ज्वालामुखी है। इंडोनेशिया में अभी हाल ही में माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ था नवंबर 2024 में। और मई 2024 में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है इबू ज्वालामुखी, उसमें भी विस्फोट हुआ था। देखिए, यहाँ पर इंडोनेशिया की बात हुई है तो इंडोनेशिया एशिया कॉन्टिनेंट में ही स्थित है। कैपिटल इसकी जकार्ता है, लेकिन आने वाले समय में इसकी नई राजधानी बनेगी नूसंतारा। रुपया करेंसी है। राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो। और यह दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है जिसमें लगभग 17,500 द्वीप हैं। दोस्तों, यहाँ पर वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी की बात हुई है तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी डिस्कस करते हैं। जैसे विसुवियस इटली में है, डैमबंद ईरान में, कोह सुल्तान ईरान में, फ्यूजियामा जापान में, मोनोलोआ हवाई द्वीप अमेरिका में, किलिमंजारो तंजानिया में, माउंट कोटोपैक्सी इक्वेडोर में, कैमरून है पश्चिमी अफ्रीका में, कटमई है अलास्का में, एलबुर्ज है जॉर्जिया में, माउंट रेनियर है अमेरिका में, और चिम्बारेजी है इक्वेडोर में, पोप म्यांमार में है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो पोप ज्वालामुखी है ये किस देश में है? ये म्यांमार में है। माउंट ताल फिलीपींस में, ओल्ड फैथफुल टेम्बोरा इंडोनेशिया में, कैमरून है दोस्तों पश्चिमी अफ्रीका में, और एटना और स्ट्राम्बोली इटली में है। अगला क्वेश्चन है, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जेवियर माइली को किस देश ने नागरिकता प्रदान की है? आंसर हो जाएगा इटली। तो दोस्तों, इटली की सरकार के द्वारा अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली, उनको अभी हाल ही में इटली की नागरिकता प्रदान की है। तो ये हैं इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, और ये हैं दोस्तों अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली। तो इन्हीं को अभी हाल ही में नागरिकता प्रदान की गई है इटली की। इसके अलावा उनकी बहन करीना को भी नागरिकता प्रदान की गई है इटली की। अब ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि जो जेवियर माइले हैं उनके जो पूर्वज हैं वो इटली से रहे हैं, ठीक है, और वो जाकर के अर्जेंटीना में बस गए थे, तो इसलिए इटली की सरकार ने उन्हें नागरिकता प्रदान की है। दोस्तों, इटली की बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पर आप इटली को देख सकते हैं। रोम इसकी कैपिटल है। राष्ट्रपति हैं सर्जिया मैटरेला, प्रधानमंत्री हैं जियोर्जिया मेलोनी। दोस्तों, अभी हाल ही में वहाँ पर माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। इसके अलावा माउंट एटना ज्वालामुखी सिसिली द्वीप पर है, इस बात को भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विवादित हिजाब और शुद्धता कानून पर रोक लगा दी है? आंसर हो जाएगा ईरान। तो दोस्तों, ईरान में जो हिजाब और शुद्धता कानून है उस पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि इस कानून का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी विरोध हो रहा था। तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान का ये कहना है कि इस कानून
में सुधार करने की ज़रूरत है क्योंकि ये अस्पष्ट है। इस कानून में क्या कहा गया है ऐसा कि जिसके कारण विवाद हो रहा है? तो इस कानून में ये कहा गया है कि ईरान की महिलाएं अगर अपने सिर के बाल, हाथ और पैर पूरी तरह से नहीं ढकेंगी तो उनके लिए 15 साल की जेल होगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो इसी के कारण इस कानून का विरोध किया जा रहा है। दोस्तों 1981 में ईरान में हिजाब पहनने के नियम बने थे और कॉस्मेटिक पर बैन लगा दिया गया था। फिर 1983 में ईरान में सभी महिलाओं के लिए हिजाब पहनने को अनिवार्य किया गया था। ईरान के बारे में अगर हम बात करें तो यह एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है। तेहरान इसकी कैपिटल है और ईरानियन रियाल यहाँ की करेंसी है। सर्वोच्च लीडर हैं अयातुल्लाह अली खामेनेई। राष्ट्रपति हैं मसूद पेजिस्कियन। ईरान को पहले फारस कहा जाता था। ईरान की संसद को मजलिस या मजलिस ए सूरा ए इस्लामी कहा जाता है। दोस्तों ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया मुस्लिम देश। दोस्तों ईरान की सीमा कैस्पियन सागर और हिंद महासागर से लगती है और कैस्पियन सागर और हिंद महासागर से अपनी सीमा साझा करने वाला दुनिया का एकमात्र देश कौन है? ईरान। यहाँ पर आप ईरान को देख सकते हैं। ये है हिंद महासागर और ये है दोस्तों कैस्पियन सागर। इन दोनों से सीमा लगती है किसकी? ईरान की। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार के कपड़ा मंत्रालय के द्वारा कहाँ विरासत साड़ी महोत्सव 2024 शुरू हुआ है? तो यह नई दिल्ली में शुरू हुआ है। दोस्तों विरासत साड़ी महोत्सव 2024 का आयोजन 15 से 28 दिसंबर तक किया जाएगा नई दिल्ली में और इसका आयोजन कपड़ा मंत्रालय के द्वारा करवाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है हथकरघा साड़ियों के बाजार और हथकरघा समुदाय की कमाई में सुधार करना। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप नोट कर लें। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं तो एडमिरल कप 2024 किस देश ने जीता है? रूस। मिखाइल कैवेलसविली किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? जॉर्जिया। रेगिस्तान पर्यटन सर्किट के लिए योजना किस राज्य में शुरू की गई है? गुजरात। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बैगा कलाकार जोधैया अम्मा का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री दिया गया था? 2023 में। डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट अभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच हुआ है? भारत, फ्रांस और यूएई। भारत ने किस टीम को हरा करके 10वें महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का फाइनल जीता है? चाइना। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ शुरू किया गया है? चेन्नई। डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम किस देश ने बनाया है? अमेरिका। मिसेज यूनिवर्स कोलोराडो 2025 कौन बनी है? ललिता चेरू कुमुदी। VWF टूर सुपर 100 टूर्नामेंट ओडिशा मास्टर्स में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऋत्विक संजीवी सतीश कुमार ने। इसके अलावा उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तबला। फ्रैंकोइस बायरू किस देश के पीएम बने हैं? फ्रांस। किस देश ने भारत को पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा निलंबित कर दिया है? स्विट्जरलैंड। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? मुंबई। मुख्य सचिवों का चौथा वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत की प्रथम महिलाएं डिस्कस करेंगे। तो भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन है? सावित्री बाई फुले। भारत की पहली महिला IPS हैं किरण बेदी। भारत की पहली महिला पायलट हैं सरला ठकराल। भारत की पहली महिला राफेल पायलट हैं शिवांगी सिंह। भारत की पहली महिला सेना अधिकारी लक्ष्मी सहगल। भारत की पहली महिला PM इंदिरा गांधी। पहली महिला IPS ऑफिसर हैं चोनेरा वेलियप्पा मुथम्मा। इसके अलावा पहली महिला खनन इंजीनियर हैं डॉक्टर चंद्रानी प्रसाद वर्मा। इसके अलावा पहली महिला मुख्यमंत्री हैं सुचेता कृपलानी। पहली शिक्षित महिला है सावित्रीबाई फुले। पहली महिला उद्यमी है कल्पना सरोज। पहली महिला रक्षा मंत्री हैं निर्मला सीतारमण और पहली महिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस की एनी बेसेंट। दोस्तों अब हम नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश के द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान की गई है? नेपाल। करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? असम। वनों में आग और जल की कमी के कारण किस देश में आपातकाल घोषित किया गया है? इक्वाडोर। 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों के प्लस फोरम की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? लाओस। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और किस देश के बीच शुरू हुई है? ऑस्ट्रेलिया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है?
डैनियल बारेनवॉइम और अली अबू अब्बाद को। हाल ही में किसने बेब्स नाम का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? प्रसार भारती। अंतर्राष्ट्रीय माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? नंदन कुमार झा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? 10। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? आर्मेनिया। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि डी गुकेश किस खेल से संबंधित हैं, तो वह चेस से संबंधित हैं, यानी कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर चेस या शतरंज बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, मसूद पेजिस्कियन किस देश के प्रेसिडेंट हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को आप इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, PDF ये सभी मिल जाएगा। और दोस्तों, टेस्ट पास में आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। और ऐप पर आपको जनवरी से नवंबर 2024 तक के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा आपको यहाँ पर। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको GK और करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। और PDF के लिए, यानी डेली करेंट अफेयर्स की PDF के लिए टेलीग्राम ऑफिशियल। दोस्तों, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।